जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी महा रिवीजन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देख रखा है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो आप वहां से जुड़कर इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि विभिन्न टीचर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सवाल कहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों? एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो साथ में मैं आपको इसका रेफरेंस भी देता जाऊंगा। फर्स्ट सवाल है दोस्तों आज के हमारे डिस्कशन का कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संश्लेषक उत्तक है? तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संश्लेषण उत्तक है। तो क्लोरेनकाइमा जो है दोस्तों वह एक भोजन संश्लेषक उत्तक है। कहां से यह सवाल पूछा गया है तो आइए देखते हैं इसका। तो एनसीईआरटी में क्लास 9th में उत्तक यानी टिश्यू नामक चैप्टर है दोस्तों, उसी से यह सवाल पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ पैरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा यानी हरित उत्तक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है दोस्तों। मैं बार बार कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के बुक को आपको अच्छे से कवर करना है। हालांकि मैं पूरा जो है दोस्तों एनसीईआरटी का बुक जो है आपको कवर करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं एनसीईआरटी से मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्तक है जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक यानी सुरक्षा का यह कार्य करता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका कार्य क्या है? तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब ये जो है दोस्तों कहां से पूछा गया है एनसीईआरटी के? तो ये उत्तक चैप्टर ही है। क्लास 9th में उत्तक एक चैप्टर है दोस्तों, उसी से यह सवाल दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि एपिथेलियम उत्तक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? एपिथेलियम उत्तक। तो इसका कार्य क्या है? तो शरीर को ढकना या बाह्य रक्षा प्रदान करना एपिथेलियम उत्तक का कार्य है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? यहाँ याद रखना है कि त्वचा, मुंह, आहार नाल, मैं हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों कौन कौन सा? त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियां, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, ये यहाँ पर याद रखना है। वृक्कीय यानी किडनी का जो नली होता है दोस्तों, आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। याद रखना है कौन कौन सा? तो त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनियां, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका और वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवित जीवों में वंशानुक्रम की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है जो माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग इसका डीएनए लगाएंगे लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशाणु यानी जीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह भी सवाल जो है दोस्तों किसी न किसी टीचर्स एग्जाम में पूछा गया था, उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया है दोस्तों। अब ये सवाल कहाँ से पूछा गया है एनसीईआरटी के? तो जीवन की मूल इकाई है दोस्तों। क्लास 9th की एनसीईआरटी की जब साइंस की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जीवन की मूल इकाई एक चैप्टर है दोस्तों, वहीं से यह सवाल बना है। आइए देखते हैं क्या है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूं दोस्तों ताकि आसानी से आपको दिख सके। क्रोमोसोम में अनुवांशिक, याद रखना है, क्रोमोसोम में अनुवांशिक
गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में, याद रखेंगे किस अणु के रूप में दोस्तों, तो डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में आ जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए, याद रखेंगे क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों किससे बना होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डीएनए के क्रियात्मक, यहाँ पर लिखा गया क्रियात्मक, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो इसे जीन कहा जाता है। और ये सवाल जो है यहीं से पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देख लीजिए। पूछा गया था हमसे कि जीवित जीवों में वंशानुक्रम की मूल इकाई यानी क्रियात्मक, ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जो माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करती है, तो डीएनए नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, और भी आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, याद रखना है। जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तो डीएनए जो होता है उसमें क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है, याद रखेंगे, यह भी सवाल आ सकता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन कोशिकांग में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। बहुत ही VBI ये सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे कि किन कोशिकांग में यानी कोशिका के अंग में स्वयं का डीएनए होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कि लवक में, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, रितिका यानी वैक्यूल में। तो याद रखना है किसमें अपने स्वयं का डीएनए होता है, तो याद रखना है लवक यानी प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस, इन तीनों में अपना स्वयं का डीएनए होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ABC इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्रक में तो अभी हम लोगों ने देख रखा है दोस्तों, केंद्रक में डीएनए होता है। आइए लवक और सूत्रकणिका में भी हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में ये चीज कहां पर दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है दोस्तों, एनसीईआरटी का ये मैंने कट करके यहां पे लगाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। सेल का पावर हाउस कौन होता है, तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर यहाँ प्लास्टिड के बारे में आप देखें, लवक के बारे में, कि प्लास्टिड जो होता है बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। याद रखना है कि कौन सी संरचना जो होता है बाहर किस कोशिका का कौन सा अंग ऐसा होता है जिसकी बाह्य रचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है, तो वह कौन सा है, तो वह है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी क्या होता है दोस्तों, डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये एनसीईआरटी से लिया गया यह क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो सारे जो सवाल आते हैं, लगभग जो सवाल आते हैं दोस्तों, मैं 70 से 75% जो सवाल आते हैं एनसीईआरटी बेस से ही आते हैं। तो अच्छे से आपको एनसीईआरटी कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बनी होती है। तो पौधे की कोशिका जो भित्ति होती है दोस्तों किससे बनी होती है, ऑप्शन है सेल्यूलोज से बनी होती है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तीसरा है लिपिड से बनी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वह सेल्यूलोज की बनी होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये सवाल कहां से पूछा गया है, तो ये सवाल यहां से पूछा गया है दोस्तों, उत्तक चैप्टर से ही पूछा गया है सवाल। तो आइए देखते हैं, पौधे कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। कोशिका भित्ति याद रखना है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया कि पादप कोशिका भित्ति
मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां से यह सवाल दिया गया था। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, याद रखना है, और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलोज क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है दोस्तों, सबस्टांस है, और यह पौधे को क्या कार्य करता है, तो पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप यानी प्लांट टिश्यू है जो कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन है आपके पास मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभोज्य उत्तक यानी विभाज्य उत्तक जो जिसे आप कहते हैं जाइलम है, मृदु उत्तक है यानी पैरेन्काइमा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होता है दोस्तों वह विभाजन करने में सक्षम होता है, पादप उत्तक होता है। ये करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये चीज कहां से लिया गया तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, कहां से ये लिया गया। एनसीईआरटी से ही लिया गया, उत्तक चैप्टर से, क्लास 9th के। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को क्या कहा जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित होते हैं, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें कितना प्रकार का होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। शीर्षस्थ होता है, कैम्बियन यानी पार्श्वीय होता है, तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पूछ सकता है आपसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। शीर्षस्थ होता है, कैम्बियन होता है और अंतर्विष्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल क्षारक सूचक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ था और ये जो सवाल पूछा गया है एनसीईआरटी से ही पूछा गया है दोस्तों। तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है कि लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, नींबू का रस और हल्दी। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी ये कैसा कार्य करते हैं, तो एसिड बेस के इंडिकेटर का ये कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये कहां से दिया गया है, तो याद रखना है एसिड बेस का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं से ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। क्लास 10th में है एसिड बेस का चैप्टर, तो वहां से ये लिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर फर्स्ट ही जो आप चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ेंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, लिटमस जो है विलियम बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको यही याद रखना है कि लिटमस जो है दोस्तों किस पौधे से निकाला जाता है, तो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। और लाइकेन किस समूह का पौधा है, तो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, लिटमस विलियन होता है न अम्लीय न क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है, तो याद रखना है वह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया तथा जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन जो पंखुड़ियां हैं किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। तो ये जो सवाल है दोस्तों, और यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक से बना है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि नारियल का जो बाहरी हिस्सा है किस उत्तक से बना होता है। तो नारियल का जो बाहरी हिस्सा होता है दोस्तों वह किससे बना होता है, तो वह बना होता है दोस्तों एस्क्लेरेन काइमा से।
ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। तो नारियल का जो बाहरी वो हिस्सा होता है दोस्तों, वह एस्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक से बना होता है। और एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक कैसा होता है, तो यह मृत होता है दोस्तों, याद रखना है। हालांकि मैं अभी डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी से ये सवाल दिया गया है, ठीक है, उत्तक चैप्टर से क्लास 9th के। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड मैंने यहाँ पर डाल रखा है। यह एक अन्य प्रकार का उत्तक एस्क्लेरेनकाइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि पौधे को कठोर और मजबूत बनाने वाला उत्तक कौन सा है, तो एस्क्लेरेनकाइमा है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। देखिए यहीं से यह सवाल बना था। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है दोस्तों कैसी होती है, मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है, याद रखना है, क्योंकि इस उत्तक की भित्ति यानी वॉल जो होता है दोस्तों, सेल वॉल होता है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 4-5 VVI लगा लीजिए। अगला बार सवाल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकता है कि एस्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे बना होता है, तो याद रखना है लिग्निन के कारण होता है दोस्तों, यानी लिग्निन के कारण यह मोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, यह उत्तक जो है कहां कहां पर देखने को आपको मिलेगा, तो यह उत्तक जो है दोस्तों तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। मोस्ट VVI ये फैक्ट्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है पत्तों की सिराओं में, संवहन बंडल के समीप या बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित कौन सा उत्तक होता है, तो वह होता है एस्क्लेरेनकाइमा। यह सवाल भी आया हुआ है कि बीजों और फलों के कठोर छिलके में कौन सा उत्तक होता है, यह सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। तो याद रखना है एस्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक होता है। यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की इसी तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा से मैं इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आसानी से आप लोगों को दिख सके। क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने किसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 9th में ही आपने परमाणु का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लास 9th का, तो वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा। तो डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था वह किसकी व्याख्या करने में सफल रहा था दोस्तों, याद रखना है वह व्याख्या करने में सफल रहा। यहाँ से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। रेडियोधर्मिता के नियम, इसकी व्याख्या तो नहीं किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 3 जहां जहां है दोस्तों उसको एलिमिनेट कर दिए। तो 3 यहाँ पर है, ये भी खत्म हो गया हमारा, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही होगा। यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ठीक है, स्थिर संगठन के नियम और गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि यह कहां से सवाल एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो ये यहां से सवाल पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूं दोस्तों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब ये सिद्धांत सारा आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ से एनसीईआरटी से कट करके यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, मतलब पेस्ट कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। पहला क्या है कि सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते न ही उनका विनाश होता। तीसरा क्या याद रखना है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, समान होता है। इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी फैक्ट दोस्तों, याद रखना है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये 4 पॉइंट है। 5 पॉइंट क्या है दोस्तों कि
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात, जो गुणित अनुपात था ऑप्शन में वो यहाँ से है कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं दोस्तों, ठीक है। और 6 नंबर क्या याद रखना है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है दोस्तों। तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उससे रिलेटेड ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे एनसीईआरटी के यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों रदरफोर्ड। आइए रदरफोर्ड से रिलेटेड भी हम लोग सवाल को देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की सीमाएं क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु का मॉडल दिया गया था उसकी सीमाएं क्या क्या है। पहला आपसे कि यह एक परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में होता है, ये सीमाएं नहीं है दोस्तों। मतलब ड्रॉबैक आपसे पूछा जा रहा है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था। तो रदरफोर्ड ने ही यह बताया था क्या पहली बार कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वह केंद्र में केंद्रित होता है दोस्तों। तो यह स्टेटमेंट है, इसमें सही दिया गया। नाभिक एक परमाणु के केंद्र है, यह भी बताया था। नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। नाभिक के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग देता है और गिर जाता है, यही इनका जो है दोस्तों ड्रॉबैक है। राइट आंसर की बात करें यहाँ पे 3 इनका ड्रॉबैक है, कमियां है रदरफोर्ड के मॉडल की, यही कमियां हैं। इन्होंने बताया था क्या कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, नाभिक में आकर गिर जाता है। तो ये इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। एक परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होता है, यह जो था दोस्तों रदरफोर्ड ने ही बताया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो इनकी सीमाएं आपसे पूछा जाए, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, तो यही है दोस्तों कि इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देता है, जिसके कारण वो नाभिक में गिर जाता है, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ से लिया गया, आइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के उस फैक्ट्स की ओर। यहाँ पर तो सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं दोस्तों। तो रदरफोर्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड को सवाल बन सकता है कभी भी बीपीएससी में आपसे कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो रदरफोर्ड को माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए याद रखना है किसके द्वारा खोज किया गया था, तो सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार, ये भी सवाल कभी बन सकता है कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1908 में। और हमारा जो सवाल का आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो यहाँ पर दिया गया है वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी होना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार पक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है दोस्तों, अस्थायी होता। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल परमाणु का जो मॉडल दिया था उसका ड्रॉबैक है दोस्तों, यानी कमियां, वहीं से यह सवाल दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तेज और नीरस ध्वनि के बीच अंतर करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि कौन सा जो है दोस्तों तेज और नीरस ध्वनि के बीच अंतर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच, यानी ताड़त्व। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, ताड़त्व कहा जाता है पिच को। तो ताड़त्व का ध्वनि का एक विशेष लक्षण है दोस्तों, जो तेज और नीरस ध्वनि के बीच अंतर को यह बताता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए एनसीईआरटी में ये चीज कहां पर दिया गया है, तो ध्वनि नामक एक चैप्टर है दोस्तों, वहीं से ये सवाल को दिया गया, ठीक है। तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, ताड़त्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका ताड़त्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का ताड़त्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो ये यहाँ से सवाल दिया गया था दोस्तों, हाईलाइट आपको अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाँ ये सवाल अच्छा है, ये सवाल बीपीएससी में भी आया था, बहुत सारे लोगों ने उसका गलत आंसर भी लगा रखा था।
हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड के रूप में लिया जाता है। यदि गैस का दबाव दुगना हो जाता है तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो याद रखना है, ध्वनि का जो वेग है वह प्रेशर यानी दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो जो वेग पहले 332 मीटर पर सेकंड था वही रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करें 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ये बीपीएससी में सवाल आया हुआ था, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम सवाल देखें। तो नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? नेक्स्ट हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस धातु को केरोसिन में हम लोग संग्रहित करते हैं? ऑप्शन है पोटेशियम और सोडियम को, दूसरा है सोना और चांदी को, तीसरा है सिलिकॉन और पारा को, चौथा है एल्युमिनियम और कैल्शियम को, पांचवा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम और सोडियम को। तो किस धातु को केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है? तो याद रखना पोटासियम और सोडियम जो धातु है दोस्तों उसे केरोसिन तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। और ये जो क्लास 10th का धातु और अधातु चैप्टर है दोस्तों वहीं से ये सवाल दिया गया। आइए मैं दिखाता हूं आपको कहां से ये सवाल बना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो सवाल दिया गया है, पोटासियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये यहां से ये सवाल बना है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा गया यह सवाल है। तो कई लोग केवल सोडियम को ही समझते हैं कि इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। याद रखना सोडियम और पोटेशियम दोनों काफी ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? और ये जो है दोस्तों क्वेश्चन आज के हमारे डिस्कशन का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं अच्छे से इसको भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा जो धातु है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, जिंक, कैल्शियम या सोडियम। तो याद रखना है एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन बनाता है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा धातु बनाता है? तो एल्युमिनियम और जिंक जो है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 5 इसका जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये कहां से लिया गया? आइए हम लोग एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज कहां पर दिया गया? तो ये धातु अधातु में ही दिया गया है दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप पढ़ें यहाँ पर कि एल्युमिनियम, यहां से पढ़ना चालू कीजिए। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति नेचर कैसा होता है, तो बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि लेकिन एल्युमिनियम, यहाँ देखिए, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, यहाँ दिया गया है अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण एवं जल प्रदान करते हुए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं दोस्तों। तो याद रखना है ये यहाँ से सवाल पूछा गया था एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी साइंस के काफी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं। और ये सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।